स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लासेस पर। लास्ट के जितने मैंने आपको टॉपिक्स करवाए हैं, आपने वो सारे वीडियोस जो हैं वो देख लिए होंगे, सारे टॉपिक्स भी अच्छे से क्लियर कर लिए होंगे। अब अपने बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। देखो, वैसे तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था हेनरी का नियम, बट बीच में एक टॉपिक जो है वो मुझसे रह गया था, तो वो पहले मैं आपको इसमें वीडियो के अंदर पहले वही टॉपिक करवा देती हूँ। उसके बाद हम बात करेंगे हेनरी के नियम के बारे में, ठीक है। तो देखो, जो अब हमारा टॉपिक है वो है विलेन के प्रकार। अगर हम विलेन के प्रकार की बात करते हैं तो आपको पता है कि विलेन आपके तीन ही प्रकार के बन सकते हैं, या तो गैसीय विलेन बनेगा, या द्रव्य विलेन बनेगा, या ठोसीय विलेन बनेगा। विलेन तीन से ज्यादा बन ही नहीं सकते, लेकिन उन विलेनों के अंदर भी तीन तीन प्रकार के विलेन बन जाते हैं। यानी अगर मैं बात करूं, देखना इस सारणी को ढंग से, अगर मैं बात करूं विलेन के प्रकार के बारे में, तो विलेन कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं, क्लियर बात है। लेकिन गैसीय विलेन जो है ना, वो भी आपके तीन प्रकार के होते हैं, जिसमें आपका गैस ही विलायक हो और गैस ही विलय हो। ये तो बन जाएगा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड के अंदर क्या होगा? गैस आपका विलायक होगा और द्रव आपका विलय होगा। और थर्ड में क्या हो जाएगा? गैस आपका विलायक होगा और ठोस आपका विलय होगा। यानी अगर हम किसी भी विलेन की बात करते हैं, पर्टिकुलर किसी भी, जैसे चाहे वो आपका द्रव्य हो, चाहे गैसीय हो, चाहे ठोसीय हो, उसके अंदर भी तीन प्रकार के विलेन बन जाते हैं। आपको इतना ध्यान रखना है कि जब हम जिस विलेन के बारे में बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं गैसीय विलेन की बात कर रही हूँ, तो गैसीय विलेन के अंदर विलेन तो आपके तीन प्रकार से बन सकते हैं, लेकिन विलायक के रूप में आपको हर बार क्या रखना होता है? गैस। यानी जिस विलेन की हम बात करेंगे उस विलेन के अंदर विलायक गैस ही होगी। जो विलेन होगा उसके अंदर विलायक जो होगा, अधिक मात्रा में पाए जाने वाला जो पदार्थ होगा वो गैस होगा, और विलय के रूप में एक बार गैस लोगे, एक बार द्रव लोगे और एक बार ठोस लोगे। समझ आ गई बात? ऐसे अगर पर्टिकुलर मैं द्रव्य विलेन की बात करती हूँ, तो द्रव्य विलेन के अंदर क्या होता है कि विलायक तो आपको क्या लेके चलना है? द्रव ही लेके चलना है, लेकिन विलय एक बार गैस, एक बार द्रव और एक बार ठोस हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम ठोसीय विलेन की बात करते हैं, तो विलायक ठोस रहेगा और विलय के रूप में एक बार गैस, एक बार द्रव और एक बार ठोस। क्लियर बात? यानी वैसे तो विलेन आपके तीन प्रकार के होते हैं, लेकिन अगर इसको भी डिटेल से स्टडी करें तो विलेन आपके 9 प्रकार के बन जाते हैं। अब हम इसको विद एग्जांपल के साथ समझेंगे। क्लियर बात? तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं गैसीय विलेन के बारे में, तो जब आपका गैस ही विलायक हो और गैस ही विलय हो, यानी अधिक मात्रा में भी आपके पास गैस हो और कम मात्रा में भी आपके पास गैस हो, अगर ऐसे दो गैसों को मिला दिया जाए तो बनने वाला जो विलेन होगा वो आपका क्या होगा? दो गैसों का मिश्रण। जैसे बात करते हैं अपने कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाओगे, अलग अलग है, जब इनको मिलाओगे तो एक अलग ही गैस बन जाएगा, दो गैसों का मिश्रण बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। समझ आ रही है मेरी बात? ऐसे ही नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाओगे, अलग अलग गैसें हैं, जब इनको आपस में मिक्स करोगे तो दो गैसों का मिश्रण बन जाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन जाएगा। समझ आ गई बात? यानी जब आपका गैसीय विलायक हो और गैसीय विलय हो, उस टाइम जो आपका मिश्रण होगा वो आपका दो गैसों का मिश्रण कहलाएगा। नेक्स्ट अगर अपने बात करते हैं, नेक्स्ट में क्या हो जाएगा कि गैस आपका विलायक हो, द्रव आपका विलय हो, यानी गैस आपका अधिक मात्रा में हो, द्रव आपका कम मात्रा में हो। तो आप खुद प्रैक्टिकली सोच सकते हो कि ऐसा कब होता है कि जब हम पानी को उबालने देते हैं। जब हम पानी को उबालने देते हैं तो आपको पता है, आपने जिस पात्र में पानी लिया है और उसको आपने उबालने दे दिया, जैसे ही क्वथनांक बिंदु पार कर लेगा ना, वो टेम्परेचर उसको क्वथनांक बिंदु का मिल जाएगा, तो वो पानी आपका बॉयल होना शुरू हो जाएगा, और बॉयल होने के बाद वो पानी आपका धीरे धीरे जलवाष्प के रूप में वाष्पित होना शुरू हो जाएगा। जब वो जलवाष्प के रूप में वाष्पित होना शुरू हो जाएगा तो मैं बोल सकती हूँ उस जलवाष्प के अंदर गैस की मात्रा ज़्यादा है और द्रव की मात्रा कम है। तो ये जो आपका विलेन बनता है जिसमें गैस ज़्यादा हो, द्रव कम हो, वो क्या होता है? जलवाष्प या द्रवों का वाष्पीकरण। क्लियर? अब जब थर्ड पॉइंट आता है, उसमें आपका गैस अधिक मात्रा में हो और ठोस कम मात्रा में हो। ऐसा कब होता है? देखो, ऐसा कब होता है जब हम गैसों का ठोसों में ऊर्ध्वपातन की बात करते हैं। आपको पता है कि देखो, एक जो प्रोसेस होता है कि जब हम ठोस को गर्म करेंगे तो किस में चेंज होगा? द्रव में। द्रव को गर्म करेंगे किस में चेंज होगा? गैस में। लेकिन
अगर गैस के और ठोस के सीधे प्रोसेस की बात करें, ठीक है, मान लो एक तो आपका होता है क्वथनांक, एक होता है गलनांक। अगर ठोस को आप द्रव में चेंज करो तो वो गलनांक होता है, और द्रव को अगर आप गैस में चेंज करो तो वो आपका क्वथनांक होता है, ठीक है। लेकिन ठोस को अगर हम सीधे गैस में चेंज करते हैं ना, तो वो जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस आपका उर्ध्वपातन कहलाता है। उर्ध्वपातन की प्रक्रिया क्या होती है, यानी वह प्रक्रिया, मैं बोल रही हूँ आप जल्दी से नोट डाउन कर ले इसको, वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत ठोस पदार्थ सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है, उर्ध्वपातन की प्रक्रिया कहलाती है, ठीक है। तो जब हम बात करें उर्ध्वपातन की प्रक्रिया के बारे में, तो यानी जो आपका ठोस है ना, दिखता वो ठोस के रूप में है, लेकिन उसमें सर्वाधिक मात्रा में क्या मिला होता है, गैस मिला होता है, जिस कारण से वो सीधे उर्ध्वपातित हो जाता है, यानी गैस में परिवर्तित हो जाता है। जब पूजा वगैरह की जाती है तो उस टाइम कपूर वगैरह जो है आपने देखे होंगे, कपूर वगैरह का यूज किया जाता है, ठीक है। तो जो कपूर होता है वो क्या होता है, सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं होती। देखा होगा आपने, कपूर है, नेफ्थलीन की गोलियां जो कपड़ों में रखा जाता है ताकि कपड़े खराब ना हो, तो उसको भी कपड़े को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए जो नेफ्थलीन की गोलियां उसमें रखी जाती है, आपने उसमें भी देखा होगा कि वो जो ठोस रखा जाता है ना उसमें, वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। कैसे खत्म हो रहा है, क्योंकि वो सीधे गैस में परिवर्तित हो रहा है, और इसी प्रक्रिया को उर्ध्वपातन कहते हैं, और इसी में आपका ठोस कम मात्रा में और गैस सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। क्लियर बात। अब अपने बात करेंगे द्रव्य विलयन के बारे में। ये तो आपके तीनों हो गए, ठीक है। अब द्रव्य विलयन के बारे में बात करेंगे तो विलायक तो आपको द्रव लेके ही चलना है, विलय एक बार आप गैस फिर द्रव फिर ठोस लेके चलोगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले अपने बात करेंगे द्रव्य विलय के अंदर द्रव आपका विलायक के रूप में हो और गैस आपका विलय के रूप में हो, ठीक है। द्रव आपका ज्यादा हो, गैस कम हो, तो अपने एग्जांपल देख सकते हैं, जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हम पीते हैं या सोडा वाटर अपने बोल सकते हैं, उसमें क्या होता है, थोड़ी सी मात्रा कार्बन डाइऑक्साइड की मिलाई होती है। जब भी तो ढक्कन खोलने पर एकदम से झाग बाहर आता है ना, तो वो जो झाग बाहर आता है वो क्या चीज़ है, वो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो घुली हुई है वही हमारा बाहर निकलता है झाग के रूप में, ठीक है। तो देखो वहाँ पर जो आप कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लेके आते हो मार्केट से, उसमें द्रव सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, और जो आपका गैस है वो क्या है, कम मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। तो ये हम एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं, सोडा जल, अमोनीकृत जल, ये भी इसी का एग्जाम्पल है, ठीक है। द्रव ज्यादा है और गैस कम मात्रा में। नेक्स्ट अपने बात करेंगे कि द्रव अधिक मात्रा में और द्रव ही कम मात्रा में हो, तो किन्हीं भी दो द्रवों का जो मिश्रण होगा वो आपका क्या हो जाएगा, द्रव विलायक और द्रव विलय की बात करेंगे, ठीक है। जैसे अपने बात कर सकते हैं, जो अल्कोहल यानी जो शराब वगैरह होता है उसमें पानी मिक्स कर दिया जाए, तो अल्कोहल भी क्या है आपके पास, द्रव है, और जो उसमें जल मिक्स किया जा रहा है वो भी क्या है, द्रव है। दोनों को मिक्स करेंगे तो दो द्रवों का मिश्रण हो जाएगा, यानी आपका विलायक भी द्रव है और विलय भी द्रव है। क्लियर होगी बात। अब उसके बाद जो नेक्स्ट आता है कि जो आपका द्रव है वो विलायक के रूप में है और ठोस विलय के रूप में है। अब जो हम शिकंजी वगैरह या शरबत वगैरह बनाते हैं गर्मियों में खासकर, ठीक है, तो आपको पता है कि जो जल के अंदर चीनी मिलाया जाता है उसमें क्या होता है, जल अधिक मात्रा में यानी द्रव जो है वो विलायक के रूप में, और चीनी कम मात्रा में यानी अपने बोल सकते हैं जो आपका ठोस है वो आपका विलय के रूप में काम करता है। या फिर जल के अंदर अगर हम नमक मिला देते हैं तो वो भी आपका जो है गैस ठोस और द्रव का विलयन कहलाएगा। क्लियर बात, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट अपने बात करते हैं ठोस से विलयन के बारे में। तो विलायक तो आपके ठोस लेके चलने हैं और विलय ठोस, द्रव और गैस के रूप में एक एक बार करके। तो सबसे पहले ठोस के अंदर अगर अपने बात करते हैं गैस की मात्रा के बारे में, अगर आपका ठोस सर्वाधिक मात्रा में है और गैस कम मात्रा में है तो उस टाइम कौन सा प्रोसेस होता है। देखो जब ठोस अधिक मात्रा में हो और गैस कम मात्रा में हो तो ये प्रोसेस होता है सरफेस टेंशन यानी अधिशोषण के बारे में, पृष्ठ तनाव नहीं सॉरी अधिशोषण के बारे में अपनी बात करेंगे। अधिशोषण के अंदर क्या होता है, देखो इसको समझने की कोशिश करना। बाकी अधिशोषण जो है ना, अधिशोषण के पर आपका केमिस्ट्री एक चैप्टर है पूरा, उसमें हम डिटेल से पढ़ेंगे उसके बारे में। फिलहाल बस आप यूँ समझो कि एक तो प्रोसेस होता है अवशोषण और एक प्रोसेस होता है अधिशोषण। अगर अपने बात करें अवशोषण के बारे में, देखो अवशोषण और अधिशोषण में अंतर समझना। अवशोषण की जो प्रक्रिया है ना वो एक स्थूल प्रक्रिया है, यानी
अगर अपने अवशोषण की प्रक्रिया की बात करें तो जिसके अंदर क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस जो बिल्कुल उसके अंदर तक हो। जैसे मान लो, एग्जाम्पल से समझाती हूँ, ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। जैसे मान लो कि मैंने रुई ले लिया, ठीक है, और अगर उस रुई को अगर मैं पानी में डालती हूँ या उस रुई के ऊपर पानी डालती हूँ, चाहे कुछ भी करूँ, रुई क्या करेगा, जहाँ तक अंदर तक पानी को क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा। ठीक है, वो क्या है, एक प्रकार की स्थूल प्रक्रिया है जिसके अंदर वो पानी को क्या कर रहा है, अंदर तक ऑब्जर्व कर रहा है। वो रुई पूरी तरीके से भीग जाएगा, चाहे वो अंदर की बात करे चाहे उसके सरफेस की बात करे। क्लियर बात। लेकिन अधिशोषण की प्रक्रिया क्या होती है, यह एक सतही प्रक्रिया है, यानी जिसमें प्रोसेस केवल उसके सरफेस तक होती है, अंदर तक नहीं होती। जैसे अपने समझ सकते हैं कि मान लो आपके पास चौक है, अगर उस चौक को आप इंक की डिब्बी में डाल देते हो, फिर उसके बाद आप जब निकालोगे ना तो आप देखोगे चौक पूरी तरीके से आपको ब्लू दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे आप उसको तोड़ोगे आप देखोगे कि जो सरफेस है ना वो सिर्फ वहां तक ही ब्लू हुआ है, अंदर तक ब्लू नहीं हुआ। यानी जो ये प्रोसेस है ना, इसी प्रोसेस को अपने अधिशोषण जो है उसे कहते हैं। क्लियर बात है। तो देखो यहाँ पर मैं आपको जो बताना चाहती हूँ कि जैसे मान लो आपके पास कोई धातु है, मान लो ये आपके पास क्या है, पोरेडियम की धातु है, पीडी की धातु है, ठीक है। अब इस धातु पर क्या होता है, हाइड्रोजन गैस जो है इसके सतह पर क्या करते हैं, जम जाते हैं पूरी तरीके से, ठीक है। तो जब आपके धातु की सतह पर हाइड्रोजन गैस का एक इस तरीके से सतह पर उसका आवरण बन जाए तो वो जो प्रोसेस है वो कौन सा प्रोसेस होगा, अधिशोषण। जैसे कि मैंने आपको भी समझाया। तो आप देख रहे हो कि वहाँ पे ठोस जो है, धातु जो है वो अधिक मात्रा में है और जो हाइड्रोजन गैस के इस पर अधिशोषण हुआ है वो कम मात्रा में है। तो मैं बोल सकती हूँ ठोस अधिक मात्रा में, गैस कम मात्रा में, तो ये आपका ठोस गैस विलयन हुआ। क्लियर हुई ना बात। यानी अपने ये बोल सकते हैं कि ठोस ज़्यादा मात्रा में है, गैस कम मात्रा में है, लेकिन गैस इसमें है। तो ये आपका एक क्या है, ठोस गैस विलयन है। गैसों का ठोस धातु की सतह पर अधिशोषण, जैसे Pd का H2 का अधिशोषण, Pd पर H2 का अधिशोषण, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट जो आता है कि ठोस आपका अधिक मात्रा में हो, द्रव आपका कम मात्रा में हो। तो पारा कॉपर में, पारा जिंक में। तो देखो एक बात और आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो आप लोग लिख ले नोट करके कि जो पारा है यानी जो मरकरी जिसको अपने Hg लिखते हैं, ठीक है, वो धातुओं में अपवाद है। क्यों है, क्योंकि देखो धातु का गुण क्या होता है, धातु का गुण होता है कि वो चमकता हुआ होता है, वो ठोस होता है, ठीक है। अपने स्टार्टिंग में फर्स्ट चैप्टर में इसके बारे में डिटेल से पढ़ चुके हैं। लेकिन पारा एक धातु होते हुए भी पिघली हुई अवस्था में पाई जाती है। क्लियर बात। पारा क्या है, एक धातु होते हुए भी पिघली हुई अवस्था में पाई जाती है, इस कारण ये अपवादों में आता है, ठीक है। एक्सेप्शनल केस बोल सकते हैं अपने, ठीक है। तो यहाँ पर देखो पारा कॉपर में, पारा जिंक में। अब कॉपर तो आपका धातु है ठोस के रूप में, लेकिन पारा किसके रूप में है, द्रव के रूप में। अब यहाँ पे पारा आपको कम मात्रा में पाया जाता है और कॉपर अधिक मात्रा में, सॉरी कॉपर क्या है, अधिक मात्रा में। तो ये आपका क्या है, ठोस द्रव मिश्रण बन गया। नेक्स्ट अपने बात करेंगे कि आपका ठोस ही कम मात्रा में है और ठोस ही अधिक मात्रा में हो। तो आपको पता है ठोस ही कम मात्रा में हो, ठोस ही अधिक मात्रा में हो, तो दो ठोसों का मिश्रण बन जाएगा। और इसमें हम बात कर सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में जो आपकी मिश्र धातुएं होती है, जैसे पीतल है, कांसा है। तो ये सारे क्या होते हैं, मिश्र धातु होती है कि हो सकते हैं भाई एक ठोस ज़्यादा मात्रा में है और एक ठोस कम मात्रा में है, और दोनों ठोसों को मिलाकर एक नया ही धातु बना दिया जाता है, ठीक है। तो मिश्र धातु की डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहो तो आप लिख लो। मिश्र धातु किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक धातुओं को मिलाने पर बनी नई संरचना को अपने मिश्र धातु बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मिश्र धातु जैसे अपने बात कर सकते हैं क्या है, पीतल है। मिश्र धातु के अंदर क्या है, पीतल, जो कि जिंक और कॉपर से मिलकर बना होता है, जिसमें जिंक तो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है और कॉपर कम मात्रा में। यानी मैं ये बोल सकती हूँ कि ठोस ही आपका अधिक मात्रा में है, ठोस ही आपका कम मात्रा में। तो मेरे हिसाब से ये जो पूरी सारणी है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। एक बार फिर भी आप इसको खुद से प्रैक्टिस करके देखना, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और इसमें जो एग्जाम्पल है ना उनको प्रैक्टिकली थॉट करना, प्रैक्टिकली सोच के देखना, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अब अपने बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट आप लोगों ने।
अब अपने बात करते हैं हेनरी के नियम के बारे में। अगर अपने हेनरी के नियम की बात करते हैं तो मैंने आपको कल बताया था जो हेनरी का नियम है वो द्रव्य विलयन का ही एक प्रकार है, द्रव्य विलयन पर ही है, लेकिन उसमें आपका द्रव अधिक मात्रा में है और गैस कम मात्रा में है। और जो दूसरा नियम हम बाद में पढ़ेंगे राउल्ट का नियम, जो राउल्ट का नियम है उसमें आपका द्रव अधिक मात्रा में है और द्रव ही कम मात्रा में है। ठीक है, तो हेनरी के नियम की अगर अपने बात करते हैं तो इसकी जो डेफिनेशन है पहले तो आप उसको समझ लें, फिर मैं आपको अच्छे से बताती हूँ। ठीक है, पहले मैं डेफिनेशन लिख देती हूँ यहाँ पर, तो देखना यहाँ पर, स्थिर ताप पर किसी गैस का मोल अंश उसके आंशिक दाब के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, देखो इसने क्या बोला है कि अगर आपने टेम्परेचर को क्या कर रखा है, स्थिर कर रखा है, स्थिर ताप पर किसी गैस का जो मोल अंश होगा वो उसके आंशिक दाब के क्या होगा, समानुपाती। मतलब यूं समझो कि इस तरीके से आपने कोई पात्र ले लिया, ठीक है, अब इस पात्र के अंदर आपने क्या ले लिया, द्रव ले लिया इस तरीके से। ठीक है, और ऊपर से आप इसमें क्या मिलाने की कोशिश कर रहे हो, गैस मिलाने की कोशिश कर रहे हो। तो एक चीज तो आपको क्लियर है कि जब हम किसी भी द्रव के अंदर अगर हम गैस मिलाना चाहे तो वहां पर हम दाब बढ़ाते हैं, ताप स्थिर रखते हैं। ये तो मैंने आपको कल बता दिया था कि जो दाब है उसको अपने क्या करते हैं, दाब तो आपका क्या रहता है, स्थिर रहता है, ताप तो आपका स्थिर रहता है, लेकिन दाब क्या करते हैं, हम बढ़ाते हैं। और दाब बढ़ाने पर ही गैस की घुलनशीलता जो है वो द्रव में बढ़ती है, यानी ताप तो आपका क्या है, पहली बात स्थिर, लेकिन दाब हम क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं। ठीक है, अब आप समझो अगर आपको इस गैस को इसमें मिलाना है तो आप दाब का मान बढ़ाओगे, जैसे जैसे आप दाब का मान बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे गैसों की जो विलेयता होगी विलायक के अंदर वो क्या होगी, बढ़ेगी। यानी मैं सीधी सी बात ये बोल सकती हूँ, आंशिक दाब बढ़ाने पर गैसों के मोल अंश की जो विलेयता होगी वो बढ़ेगी। मोलों की संख्या, जब देखो सीधी सी बात ये है, कंफ्यूज मत होना, मैंने ले लिया विलायक, अब इस विलायक के अंदर मुझे गैस मिलाना है, ऑब्वियस सी बात है मैं दाब ही बढ़ाऊंगी, ताप मैं नहीं बढ़ाती, ताप को मैं स्थिर रखूंगी। अब जैसे जैसे मैं दाब बढ़ाती हूँ, प्रेशर बढ़ाती हूँ, जो गैस के मोल अंश है वो विलायक के अंदर बढ़ेंगे, मोल अंशों की संख्या बढ़ेगी दाब बढ़ाने के साथ, और अगर दाब का मान कम हुआ तो मोल अंश की संख्या कम होगी। सीधी सी बात ये है कि जो दाब है यानी जो प्रेशर है वो आपके गैस के मोल अंश के क्या है, समानुपाती है। यहाँ पे क्या बताया मैंने, दाब जो है वो समानुपाती है किसके, गैस के मोल अंश। मोल अंश अपने बोल सकते हैं कि जो मोलों की संख्या हो रही है ना उसके अंदर, मोल अंश वाला टॉपिक मैं आपको वैसे भी क्लियर करवा चुकी हूँ। तो जो मोल अंश होंगे उनकी संख्या क्या होगी, दाब बढ़ाने पर बढ़ेगी। अब इसको मैं लिख दूंगी P से प्रेशर, और गैस के मोल अंश को मैं लिख देती हूँ XP से। ठीक है, तो P जो है वो समानुपाती किसके है, XP के। जैसे जैसे दाब का मान मैं बढ़ाऊंगी इसकी जो मोल अंश की संख्या होगी विलायक के अंदर वो भी बढ़ती जाएगी, नो डाउट। अब उसके बाद आपको पता है कि जब हम कभी भी समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती का निशान हटाते हैं तो कोई ना कोई स्थिरांक लग जाता है। तो यहाँ पर जैसे समानुपाती का निशान हटाएंगे तो एक स्थिरांक लग जाएगा KH। ठीक है, और इस स्थिरांक को अपने बोलते हैं हेनरी स्थिरांक। इस स्थिरांक को अपने क्या बोलते हैं, हेनरी स्थिरांक। क्लियर बात। अब उसके बाद नेक्स्ट अगर अपने बात करें इनके बीच ग्राफ के बारे में, तो ग्राफ किस तरीके से बन जाएगा आपका, यहाँ पे तो अपने x को बताएंगे, XP लिख देते चलो अपने। ये P का ना कोई मतलब नहीं है, आप लिखना भी चाहो ना भी लिखना चाहो तो कोई ज़्यादा ऐसे पजलेशन वाली बात नहीं है, मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है।
ये जो x है ये तो बताएगा मोल अंशों को, जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ेंगे मोल अंशों की संख्या बढ़ती जाएगी। और इधर वाला बता रहा है आपके प्रेशर को, यानी जैसे जैसे इस तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे दाब का मान बढ़ता जाएगा। और जब कोई चीज किसी के समानुपाती होता है तो उसके लिए ग्राफ हमेशा इस तरीके से सीधी रेखा हमें प्राप्त होती है। क्यों प्राप्त होती है? क्योंकि मान लो अगर आपके मोल अंशों का मान यहाँ तक है तो दाब का मान भी क्या होगा, यहाँ तक। अगर आपने मोल अंशों का मान जो है वो बढ़ा दिया उस टाइम दाब का मान भी क्या होगा, ज्यादा। अगर मोल अंश अगर और भी ज्यादा आपके पाए जा रहे हैं तो दाब का मान और भी ज्यादा। यानी मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि ये दोनों एक दूसरे के क्या है, समानुपाती है, जिस कारण से आपको ग्राफ क्या है बिल्कुल इस तरीके से सीधी रेखा प्राप्त होती है आपको। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा कि हेनरी का नियम किसे कहते हैं। ठीक है, और उस पर जो ग्राफ था वो भी। अब हम बात करेंगे कि हेनरी के नियम के अनुप्रयोग, कि भाई हेनरी का नियम जो हेनरी ने अपना नियम दिया है उसका यूज कहाँ कहाँ पर होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। ले ली होगी स्क्रीनशॉट अब तक। अब हम बात करेंगे हेनरी नियम के अनुप्रयोग। देखो, अगर अपने हेनरी नियम के अनुप्रयोग की बात करते हैं, ठीक है, तो इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है जो मैं आपको शुरू से बताती आ रही हूँ कि सोडा वाटर जो है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा मिलाई जाती है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा किससे मिलाई जाती है, दाब देकर। ठीक है, यानी जो मशीनें होती है बड़े बड़े कारखानों के अंदर जहाँ पर कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा मिलाई जाती है, उन मशीनों के अंदर कैसे, मतलब इसके अंदर इसको कैसे मिलाया जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है कि जैसे मान लो कि एक तरफ से तो पाइप फिट कर दिया जाता है जिसमें से गैस की जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है वो क्या होती है, आगे से आगे जाती रहती है। ठीक है, और एक तरफ हैंडल होता है घुमाने वाला जिसको प्रेशराइज्ड करता है। ठीक है, ज़्यादा पसंद मत होइए, आप बस सीधा ये ध्यान रखें कि ये चीज़ है कि जो आपका हेनरी का नियम है वो ये प्रूफ करता है कि जैसे जैसे हम दाब का मान बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे विलायक के अंदर गैसों की विलेयता बढ़ती जाएगी। यही चीज़ है, यही समझा रही हूँ मैं शुरू से। इन्होंने ये बात बोली कि जो सोडा वाटर है ना, यानी जो सोडा जल है, उसके अंदर आप क्या मिलाते जा रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा मिलाते जा रहे हैं। अभी जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा आप मिला रहे हैं वो किसकी हेल्प से मिला रहे हैं, आप दाब का मान बढ़ाकर मिला रहे हैं। जैसे जैसे दाब का मान आप बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे कार्बन डाइऑक्साइड की जो विलेयता है या फिर घुलनशीलता है वो बढ़ती जाएगी, मोलों की संख्या बढ़ती जाएगी। तो पहला पॉइंट जो है हेनरी के नियम के अनुप्रयोग में, सोडा वाटर या सोडा जल में दाब देकर CO2 की मात्रा मिलाई जाती है, मिलाई जाती है। ठीक है, अब सेकंड जो है इसके अंदर आप समझने की कोशिश करना इस चीज को। देखो, जो समुद्री गोताखोर होते हैं, ठीक है, जब समुद्री गोताखोर जब वो पानी की गहराई पर जाते हैं तो उस टाइम जो दाब हो जाता है वो क्या हो जाता है, अत्यधिक। दाब अधिक होने के कारण क्या होता है, आपको पता होगा कि वो बैक पे एक सिलेंडर भी रखते हैं, पीठ पर एक सिलेंडर रखते हैं और उस सिलेंडर के अंदर ऑक्सीजन व नाइट्रोजन गैस भरी होती है। ठीक है, अभी जो ऑक्सीजन नाइट्रोजन गैस भरी होती है ना, जैसे जैसे वो पानी की गहराई के अंदर, समुद्र की गहराई के अंदर जाते हैं वैसे वैसे उच्च दाब यानी दाब जो है वो बढ़ती जाती है, और दाब बढ़ने के कारण उन जो गैसों की घुलनशीलता है, उसकी रक्त में घुलनशीलता की मात्रा क्या होती है, बढ़ती जाती है। आपको पता ही होगा कि जो हम सांस लेने की प्रक्रिया होती है ना, वो हम कैसे लेते हैं, जो ऑक्सीजन है वो सीधे ऐसा तो नहीं है ना कि भैया हमारे ऑक्सीजन हमारे पूरे बॉडी को अपने आप मिल जाती है, या सीधे हमने सांस लिया और ऑक्सीजन पूरे बॉडी में चला गया। वो जाती तो रक्त की हेल्प से ही है ना, जो आपकी ब्लड सेल्स होती है वही तो लेके जाती है ना सेल्स तक। समझ आ रही है मेरी बात। ठीक है,
तो जैसे ही हम समुद्र की गहराई तक जाते हैं, गहराई तक जैसे 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 गोताखोर समुद्र की गहराई पर जाते हैं, वैसे वैसे दाब का मान बढ़ता जाता है। और दाब का मान बढ़ेगा तो आपको पता है गैसों की जो घुलनशीलता होगी विलायक के अंदर वो बढ़ेगी। और वहाँ पर गैस कहाँ है? आपके सिलेंडर के अंदर। और जो घुलनशील के लिए जो विलायक है वो क्या है? मानव रक्त, यानी रक्त के अंदर उस गैस की जो घुलनशीलता है वो बढ़ती जाएगी। तो जैसे जैसे वो अंदर जाता जाएगा घुलनशीलता बढ़ती जाएगी, लेकिन जैसे ही वो वापस ऊपर आएगा ना, तो दाब धीरे धीरे कम होता जाएगा और जो गैस की मात्रा है वो बाहर निकलती जाएगी। ऐसे ही होता है सोडा वाटर के अंदर। उसको जब उच्च दाब के साथ प्रेशराइज्ड किया जाता है तब तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा उसमें घुल जाती है, लेकिन उसको बंद कर देने के बाद वो वहीं पर स्थिर हो जाता है। लेकिन जैसे ही हम घर पे लाके उसको खोलते हैं तो खोलने के दौरान क्या होता है कि जो दाब है ना वो पहले की तुलना में कम हो जाता है। दाब कम होने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा एकदम से बाहर निकलती है। ऐसे ही होता है। ठीक वैसे ही समुद्री गोताखोर जब अंदर तक जाते हैं, गहराई तक जाते हैं, तब तो जो अपने बोल सकते हैं गैस की मात्रा है वो तो रक्त के अंदर घुल जाती है, लेकिन जैसे ही ऊपर आते हैं तो प्रेशर जो है वो एकदम से कम हो जाएगा। और प्रेशर कम होते ही वो जो गैस के कण हैं जो कि रक्त में पूरी तरीके से घुल चुके हैं वो एकदम से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। और वो जैसे ही फुल स्पीड में बाहर निकलने की कोशिश करेंगे तो वो हमारी कोशिकाओं में अवरोध उत्पन्न करेंगे। और जो हमारी सेल्स होती है वो इतना हानिकारक होता है, वो मूवमेंट मतलब मैं आपको यूँ बताऊँ तो मूवमेंट इतना ज़्यादा हानिकारक होता है कि वो व्यक्ति लहूलुहान हो सकता है, उसकी सेल्स उसकी नसें फट सकती है, वो इतना ज़्यादा हानिकारक होता है। तो ये जो चीज़ होती है ना, इस बीमारी को ये जो चीज़ है इसको बैंड नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? बैंड। तो बैंड से बचने के लिए उसमें अब क्या मिलाया जाता है? हीलियम भी मिलाया जाता है। हीलियम क्या होता है? हीलियम आपको पता है कि हल्की गैस है, सबसे हल्की गैस है। तो हीलियम जो है वो भी क्या करती है, जैसे जैसे समुद्री गोताखोर अब सिलेंडर के अंदर कौन कौन सी गैसें हैं, तो पहले आपको ध्यान में रखना ऑक्सीजन नाइट्रोजन पहले था, लेकिन अब ऑक्सीजन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस भी मिलाई जाती है। किससे बचने के लिए? बैंड से बचने के लिए। अब ये जो जो आपका ऑक्सीजन नाइट्रोजन और हीलियम गैस है, हीलियम है हाइड्रोजन बोल दिया, हीलियम गैस है वो क्या करती है? हीलियम हल्की गैस है, वो भी जैसी व्यक्ति समुद्री गोताखोर जो है वो अंदर जाता है, समुद्र की गहराई तक जाता है, तो वो गैस भी हीलियम गैस भी क्या करती है? पूरे रक्त में घुल जाती है। और जैसे ही वो ऊपर आता है तो वो हल्की होने के कारण वो धीरे धीरे बाहर निकलता है, जिस कारण से व्यक्ति लहूलुहान नहीं होता। क्लियर बात? अब अगर हमें हेनरी के नियम का नहीं पता होता तो बैंड जो है इसके बारे में हमें पता ही नहीं चलता। समझ आ रही बात? तो ये भी एक अनुप्रयोगी है, यानी बैंड से बचने के लिए। सेकंड पॉइंट में अपने लिख देते हैं, बैंड से बचने के लिए जो टंकी बनाई जाती है उसमें कौन कौन सी गैसें होती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन व हीलियम गैसें मिलाई जाती है। क्लियर बात है? बाकी सारी स्टोरी मैंने आपको समझा दी, तो आप वहीं से अपने हिसाब से नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, अब अपने बात करते हैं थर्ड पॉइंट के बारे में। तो थर्ड पॉइंट के अंदर अगर अपने बात करें कि आपको पता है जैसे जैसे गहराई तक जाएंगे दाब बढ़ेगा, जैसे जैसे अपने ऊपर की तरफ जाएंगे दाब कम हो जाएगा। ठीक है, तो अपने बात कर रहे हैं कि जो आपके पर्वतारोही होते हैं, यानी जो पर्वतों पर रहने वाले लोग होते हैं, आपको पता है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ऊंची ऊंची पहाड़ों पर मतलब पर्वतों पर रहते हैं वो। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है? दाब काफ़ी कम होता है। अब दाब काफ़ी कम होगा तो जितनी ऑक्सीजन की मात्रा शरीर को चाहिए उतनी ऑक्सीजन भी नहीं घुलेगी ना रक्त के अंदर। तो इस कंडीशन को एनॉक्सिया कहा जाता है। क्या नाम बताया मैंने थर्ड पॉइंट के अंदर? एनॉक्सिया। और ये जो एनॉक्सिया बीमारी होती है ये क्या चीज है? पर्वतारोहियों को कम दाब के कारण ऑक्सीजन पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होता, पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होता है। क्लियर बात?
अब जो पर्वतारोही होते हैं वहाँ पर ये बीमारी देखने को मिलती है, एनोक्सिया बीमारी, जिसमें क्या होता है कि आपको पता है जैसे जैसे ऊपर जाएंगे गैसों की जो मात्रा होगी कम होती जाती है और दाब भी कम होता जाता है, जिस कारण से व्यक्ति का जो शरीर होता है, जो पर्वतारोही होते हैं उनका शरीर कमज़ोर हो जाता है, मानसिक क्षति होती है, यानी याद रखने की क्षमता जो होती है वो भी काफ़ी कम हो जाती है। अब ये भी कैसे पता चला, क्योंकि हमने हेनरी का नियम पढ़ रखा था और हेनरी का नियम यही कहता है कि जहाँ पर दाब कम होगा वहाँ पे गैसों की घुलनशीलता कम होगी। तो मेरे हिसाब से ये तीनों पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। एक तो मैंने सोडा जल वाला बता दिया, एक समुद्री गोताखोर वाला टॉपिक बता दिया आपको, और जो लास्ट था वो आपका कि जो पहाड़ी पर रहने वाले लोग होते हैं उनको कम दाब के कारण ऑक्सीजन या जो गैसें हैं वो प्रॉपर नहीं मिल पाती, जिस कारण से उनका शरीर कमज़ोर हो जाता है और दिमाग जो है वो मानसिक रूप से क्षति पहुँच जाता है। क्लियर बात है। अब अपने बात करेंगे, ये तो थे अनुप्रयोग, ठीक है। आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। ले ली होगी स्क्रीनशॉट। अब अपने बात करेंगे हेनरी नियम की सीमाएं। अब क्या है आपका हेनरी नियम की सीमाएं, या फिर अपने बोल सकते हैं लिमिटेशन ऑफ हेनरीज लॉ, ठीक है। देखो अगर लिमिटेशन की बात करें तो फर्स्ट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि दाब उच्च न हो। सेकंड आपको याद रखना है ताप निम्न न हो। थर्ड पॉइंट आपको ध्यान में रखना है विलायक सांद्र न हो, ठीक है। इस चीज को समझना कि जो हम हेनरी के नियम में पढ़ रहे हैं कि दाब का मान बढ़ाना है, दाब का मान बढ़ाना है, लेकिन दाब भी एक लिमिटेशन तक बढ़ाना है। ऐसा नहीं है कि दाब आप फुल बढ़ा रहे हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। जब आप दाब बहुत ज़्यादा देने लग जाओगे तब हेनरी का नियम वहाँ पे फॉलो नहीं होगा। तो दाब क्या हो, उच्च ना हो, और ताप बिल्कुल लो नहीं होना चाहिए, वो भी एक फिक्स मान होना चाहिए। तो ताप क्या हो, निम्न न हो। और तीसरी बात है विलायक सांद्र न हो, यानी मैं ये बोल सकती हूँ कि जो आपके पास विलेन बन रहा है, अपने विलेन लिख देते हैं, विलायक नहीं लिखते, विलियन, मतलब आपके विलायक के अंदर जो विलय की मात्रा है वो बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हर चीज़ की एक लिमिटेशन होनी चाहिए, तभी वो हेनरी के लॉ को फॉलो करता है, वरना फॉलो नहीं करता। और ये हेनरी नियम की सीमाएं हैं, क्योंकि हेनरी ने यही कहा था दाब बढ़ाओगे तो जो मोलों की संख्या है वो बढ़ेगी, लेकिन यहाँ पे इसकी सीमा ये बता रही है कि ज़्यादा दाब देंगे तो ये हेनरी के नियम को फॉलो नहीं करता, तो ये एक सीमा होगी। दूसरे उन्होंने कहा ताप ज़्यादा कम ना हो, उन्होंने कहा ताप कम होना चाहिए, ठीक है, तो ये भी इनकी सीमा होगी। तो ये जो आपके थे सारे टॉपिक जो हेनरी के नियम वाला, मेरे हिसाब से ये सारा आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।